जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत प्रगतिशील राजनीति को लेकर चर्चाएं होती हैं और अपने शहर के किसी खास शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। चूँकि 2022 का चुनाव अब नज़दीक है तो लाजमी है प्रत्याशियों ने कमर कस ली है अपनी, और इसी कड़ी में आज मुलाकात करा रहे हैं यहाँ से संभावित प्रत्याशी नासिर जमाल जी से, जो शहर दक्षिणी के लिए दावेदारी कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी चूँकि काफ़ी दमखम के साथ प्रयास कर रही है चुनाव में जल्दी से विधानसभा पहुंचने के लिए, मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर अखिलेश यादव जी ने प्रचार प्रसार की कमान संभाल रखी है। तो मुलाकात करते हैं नासिर जमाल जी से। नासिर जमाल जी, आपका स्वागत है आईपा में। बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर जमाल जी, अगर बात की जाए तो शहर दक्षिणी का जो क्षेत्र जो रहा है ये पूरे पूर्वांचल का एक हब है, और पूरे बनारस की अगर बात की जाए तो दक्षिणी जो है ये पूरे मंडियों का क्षेत्र माना जाता है। चाहे यहाँ पे कई तरह की मंडियाँ, जैसे यहाँ पे थोक मंडियाँ तमाम जैसे इसमें है। तो क्या अंतर देखते हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं पूर्व में 2017 के पहले 2017 के बाद से? देखिए, हम सबका पहला संकल्प ये है, जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कि इस बार माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। और उसके बाद हमारी राजनीति का, हमारे कार्यों का मूल्यांकन हम खुद करेंगे। लेकिन हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए जितना पसीना बहाना पड़ेगा, जितनी मेहनत करना पड़ेगा, हम सारे कार्यकर्ता उतनी मेहनत करके और ज़रूर से अपनी पूरी मेहनत को अंजाम देते हुए माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। बात की जाए यहाँ पे चूँकि विकास दुबे को लेकर, क्योंकि हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं कि ब्राह्मण मतदाताओं के से दावे किए जा रहे हैं कि नाराज़ है। विकास दुबे जैसे इनकाउंटर को लेकर ब्राह्मण नाराज़ है, तो ये जैसे दावेदारी हो रही, मतलब कि लोगों के प्रचार प्रसार जो हो रहा है इस समय, तो समाजवादी पार्टी में निर्भय गुर्जर का इनकाउंटर होता है, तो क्या गुर्जर समाज नाराज था? या अगर बात की जाए बीएसपी की बात की जाए, 1997 में मझमटिया में 4 गैंगस्टर का इनकाउंटर होता है। विद्या तिवारी, राजेंद्र पांडे, बबलू सिंह, पप्पू सिंह, 1 लाख से लेके 25,000 तक की इनामी। तो ये जो गैंगस्टर के जो इनकाउंटर्स होते हैं, इसको कितना आप देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं इसको मुद्दा बनाना? नहीं, ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। देखिए, आज नहीं, मुग़ल काल से भी आप देखेंगे कि ब्राह्मणों को उनके ज्ञान की वजह से, उनकी नॉलेज की वजह से, उनकी कार्य कुशलता की वजह से, निपुणता की वजह से हर दरबार में ब्राह्मणों का एक बड़ा स्थान रहा। जो भी राजा होते थे, बादशाह होते थे, उस दौर में हमेशा ब्राह्मण की जो मंत्रालय जो होता था उस दौर का, उसमें ब्राह्मणों से सलाह मशवरा करके ही जो उस समय के बादशाह और राजा होते थे, अपने प्रजा के हित में फैसले लिए जाते थे। तो ब्राह्मण समाज जो है वो अपनी ज्ञान और अपने जो उसके पास नॉलेज है उसकी वजह से उसका एक अलग स्थान है। इसलिए ब्राह्मण हमेशा जनहित में बहुत सारी चीज़ें जो है, जब आप मशवरा करेंगे उनसे, तो बहुत सारी चीज़ें 10 लोगों के मशवरे से निकल के आती है। इसलिए ये ब्राह्मणों का रुझान जो है वो, चूँकि अखिलेश यादव जी एक विकासशील उत्तर प्रदेश बनाने के लिए अग्रसर हैं, इसलिए उसमें ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में रहेगा। और आप देखेंगे कि बहुत सारे परिवार जो बड़े राजनीतिक परिवार हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता बहुत सारे लोगों ने ली है, और इसका परिणाम आने वाले 2022 के चुनाव में आप ज़रूर देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज से विधायक जीत करके विधानसभा में पहुँचेंगे। बात की जाए यहाँ पे शहर दक्षिणी की, इसमें 10 कमियाँ आपके कौन कौन सी नज़र आती है? इनके सरकार में जो दावे बहुत होते हैं, तो क्या कमी आपको नज़र आती है? प्रमुख तौर पे क्या मुद्दे आपके रहेंगे, स्थानीय मुद्दे? देखिए, अभी सबसे बड़ा जो मसला है, जो कोविड-19 वाला जो दौर शुरू हुआ है, इसमें अभी जो बनारस के अंदर बहुत बड़ी संख्या में जो भीड़ आई है, पर्यटक तो आएंगे ही, उनको आप ये नहीं कह सकते, लेकिन पर्यटकों को वहाँ पर आने से पहले उसका इंतज़ाम होना चाहिए था। जिस तरह से लाखों की तादाद में भीड़ एक दूसरे से सटी हुई थी, उससे या तो हमें लगता है कि पूरे भारत का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट बनारस में ही हो सकता है। और ये लापरवाही इस सरकार की सबसे बड़ी इसी में सामने आ जाएगी। अगर ये कोरोना का नया वर्जन जो है ओमिक्रॉन, अगर ये बहुत बड़े पैमाने पर फैल गया, तो फिर बनारस के लोगों को इससे बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली, जो यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं।
इसके साथ अगर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो क्या नज़रिया देखते हैं आप पहले से और अब में कुछ बदलाव हुए हैं जितने दावे किए जा रहे हैं विकास कार्यों के लिए? क्योंकि विकास कार्यों में तो सबसे बड़ा विकास अखिलेश जी की सरकार में हुआ था, जब बनारस में कई मार्गों का चौड़ीकरण हुआ था। उसमें चौका घाट से लेकर के ये पूरा राजघाट तक का चौड़ीकरण हुआ, रविंद्रपुरी कॉलोनी का चौड़ीकरण हुआ, इसके अलावा और बहुत सारे एरिया में चौड़ीकरण हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई चौड़ीकरण का काम नहीं हुआ, ना कोई नई रोड बनाई गई, बस पैचिंग करके काम चलाया गया। हाँ, डिवाइडर पे पेंट किसी वीआईपी के आने पर होने लगता है, बस इसी तरह का विकास देखने में आया। और जो पार्किंग वगैरह बनाई गई है उसका चार्ज इतना ज़्यादा है कि आमतौर पर आप देखेंगे कचहरी की पार्किंग के बाहर जितनी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, वो सिर्फ जो वहाँ का मूल्य है वो इतना ज़्यादा है कि लोग अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि 20 रुपये 50 रुपये घंटा की पार्किंग हर आदमी नहीं दे सकता। तो जब आप सुविधा दे रहे हैं सरकारी पार्किंग में तो उसको निःशुल्क करना चाहिए, तो इसलिए लोग पार्किंग में भी नहीं जा रहे। पार्किंग बनी, पैसा लगा, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता। इसके साथ अगर बात की जाए गलियों का शहर रहा है ये, जी, गलियों का शहर है। यहाँ पे गंगा जमुनी तहसील की बात की जाए तो यहाँ पे ताने बाने ऐसे मिल के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो गलियों में आप क्या अंतर देते हैं? कुछ परिवर्तन हुए हैं गलियों के सुंदरीकरण, कुछ अगर बात की जाए, कुछ उसके सुधार किए जाए? गलियों में तो कोई परिवर्तन नहीं दिखता। गलियों में उसी तरह नालियाँ आज भी बजा रही हैं। कुछ क्षेत्रों में इन्होंने नए तरह के पत्थर लगा दिए, कुछ क्षेत्रों में बनारस के जो मुख्य क्षेत्र उसमें नहीं लगाए गए। रोड पर जो आप देखेंगे रोड भी वैसे ही रोड है जैसे पहले दिखती थी। जिनके मकान है उनको आपने रंग करके एक रंग का ये दिखाने की कोशिश की कि ये सारा हमने बनवाया है, जबकि वो सदियों से वैसे ही मकान वहाँ पर बने हुए हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं लगता है। मुद्दों की बात की जाए, इसमें चुनाव नज़दीक आता है, भावनात्मक मुद्दों पे वोटिंग होने लगती है या स्थानीय समस्याओं पे वोटिंग होनी चाहिए? क्या कहेंगे आप? भावनात्मक मुद्दे बहुत तेजी से प्रबलता के साथ उभरते हैं। जी, भावना उभारना तो बहुत पल का काम है, लेकिन आप ये देखिए कि जब चुनाव आते हैं और अगर हमने पूरी सरकार में ऐसा काम ना किया हो जिससे जनता खुद ब खुद हमें वोट दे, तो फिर ये भावनाओं को कुरेदने का काम शुरू हो जाता है। भावनाओं को तभी कुरेदा जाता है जब हमारे किए हुए झूठे विकास जब अपनी पब्लिक में जगह नहीं बना पाते, जनता में जगह नहीं बना पाते, तो भावनाओं को खेल करके भावनाओं से उसको उभारने का और समाज में बंटवारे का काम किया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। युवाओं को कितना अवसर मिलना चाहिए? क्योंकि अखिलेश यादव जी खुद एक युवा समाजवादी पार्टी से हैं, लोहिया वाहिनी है, इसमें यूथ ब्रिगेड है, कई इसमें बने हुए हैं। तो युवाओं को कितने अवसर मिलने चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि चाहे वो जनता का मुद्दा हो, किसी व्यक्ति का मुद्दा हो या समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता का मुद्दा हो, आपको पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई दिखाई देगी। समाजवादी पार्टी की जो यूथ विंग है और फ्रंटल संगठन है, ये इसीलिए बनाए गए हैं ताकि अगर एक संगठन सिर्फ एक रहेगा तो हर जगह पहुंचना मुश्किल होगा। इसलिए अलग अलग विंग बनाई गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक समाजवादी पार्टी के कार्य पहुंच जाए और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। इसलिए हमेशा समाजवादी पार्टी में युवाओं को मौका दिया जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी चूँकि सीधी टक्कर यहाँ पे सर दक्षिणी में, यहाँ पे सर दक्षिणी से विधायक हैं और मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी जी। तो क्या अंतर देखते हैं आप उनसे? अगर आपको टिकट मिलता है यहाँ से तो क्या अंतर देखेंगे आप? किस तरीके से वोटरों के बीच में आप जाएंगे? क्या विशेष मुद्दे रहेंगे नीलकंठ जी को लेकर? देखिए, विकास का कोई ऐसा कार्य हुआ नहीं है। आप देखिए तो जो मैदागिन से चौक होते हुए गुदौलिया तक का मार्ग है, उसके बंद कर देने से वहाँ के व्यापारी बिल्कुल लाचार हो गए, उनका व्यापार ठप हो गया। अभी मैं एक दिन गया था, वहाँ कुछ व्यापारी कर रहे थे कि अगर यही हाल रहेगा तो हम लोग भी फूल माला बेचने पे मजबूर होंगे। तो विकास कार्य तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नौकरी इस कदर बेरोज़गारी बढ़ गई है और नौकरी कहीं जनरेट नहीं हो रही, नई नौकरियाँ निकल नहीं रही हैं। तो जो व्यापार है वो भी जा रहा है, नौकरी के अवसर मिल नहीं रहे हैं, तो आखिर में युवा बेरोज़गार होगा। अभी आपने देखा होगा एक जगह भर्ती आई थी 20-25 लोगों की, किसी दूसरे प्रदेश का, मैं आज न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें 25 जो पद आए थे उसके लिए 9,500 लोग ने अप्लाई किया था। 10वीं पास उसकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए था, लेकिन उसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और इंजीनियरों ने चपरासी और प्यून के लिए आवेदन किया। तो इस तरह से आप देखिए तो लोगों का पढ़ना लिखना सब ज़ाया हो रहा है, बेकार जा रहा है। तो
जो लोगों ने इतने साल अपने करियर बनाने के लिए मेहनत किया है उस पर बिल्कुल इस सरकार में पानी फिर गया है। लोग बिल्कुल बेरोज़गार हो गए हैं, युवा बेरोज़गार हो गए हैं। पढ़ने के बाद उनको एक उम्मीद होती है कि हम आगे बढ़ेंगे, नौकरी करेंगे, नौकरी है नहीं, लोग बेरोज़गार हो गए हैं। अंत में देखिए ये अराजकता फैलती है इसी से। ओवैसी जी भी आ रहे हैं हैदराबाद से यहाँ पे। उनका ये आरोप था समाजवादी पार्टी के लिए, खास करके उनका जो आरोप था कि अल्पसंख्यक जो हैं ये केवल बैंडबाजी वाली स्थिति में रहते हैं, केवल बारात के साथ जाते हैं, बैंड बाजे बजाते हैं और इसके बाद इनका काम खत्म। देखिए आपने हैदराबाद की बात की तो मैं आपको बता दूं कि मैं हैदराबादी बिरयानी बिल्कुल भी नहीं पसंद करता, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो बड़ी मसालेदार होती है। जैसे ओवैसी साहब हैं, वो मसालेदार बातें करते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनकी इज्जत नहीं करते, उनकी इज्जत करते हैं। और जो लोग उन्हें कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है, आप देख लीजिएगा, आप इस चुनाव में ओवैसी जी साबित कर देंगे कि उनका भाजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं है। क्योंकि अगर वो अपना कैंडिडेट मुस्लिम बाहुल सीट पर लड़ाएंगे तो इससे साबित हो जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं, और अगर वो नहीं लड़ाते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि वो जनहित में सोचते हैं। एक मुहिम चल रही है हमारे यहाँ आईपा की, जिस मंच के अंतर्गत आपसे हमारी वार्ता हो रही है। इस मुहिम को आप क्या कहेंगे, आईपा की इस मंच को? ये एक अच्छा प्रयास है आप लोगों की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से, कि इसमें जो लोग राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी बातों को आप जनता तक पहुंचाते हैं, उनकी सोच को जनता तक पहुंचाते हैं, जिससे आजकल जो बहुत देखेंगे आप मीडिया काफ़ी बदनाम भी हो गया है। इसके ज़रिए एक रिवाइवल होगा मीडिया का कि ईमानदारी से लोगों की बात जनता तक पहुंचाने वाले लोग भी अभी पत्रकारिता जगत में हैं, मौजूद। तो आप थे हमारे साथ सर दक्षिणी से नासिर जमाल जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से पूरे अपने जवाबों को प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि आगामी 2022 को लेकर किस प्रकार की रणनीतियाँ सामने होंगी। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।